ऐसी कितना, तू क्या कर रही है यहाँ? मेरे कॉलेज वाले ना पिकनिक पर जा रहे हैं, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। तेरे कॉलेज वालों को सिर्फ पिकनिक करने का मूड रहता है क्या? कभी पढ़ाते नहीं है? आप पकड़। हाले हार्दिक भाई जय श्री कृष्णा। धवल काका जय श्री कृष्णा। बाबूजी जय श्री कृष्णा। हाय हाय। जय श्री कृष्णा। अच्छा बाबूजी, हाँ आओ जो। नीरज कितना लेट हो गया तू? सॉरी बाबूजी। वो पिछले डिलीवरी का क्या हो गया? हो गया? क्या होना है, हो गई। ये लो बाबूजी, आप हमेशा कहते हो धंधा भरोसे का है, फिर ये नोट को आधा फाड़ कर उन्हें क्यों देते हैं? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा तो बहुत है, समझा, लेकिन अपना ये आंगड़िया का बिजनेस है ना, उसके कुछ नियम है। अभी तेरे लिए मैं नियम बदलूंगा ना तो बाकी लोगों को बुरा लगेगा। ये ले, ये कट किए हुए पॉलिश किए हुए हीरे, इसको जवेरी बाजार में डिलीवरी कर देना और ताबड़तोड़ फोन करना मुझे। फोन नहीं किया तो? तेरे गाल खुड़बुड़ा रहे क्या मेरा चाटा खाने को? आप अगर रसीद। आप मेरे बाबा समान हो, जितना चाहे मार सकते हो, पर सोचो अगर जाते थे मेरा एक्सीडेंट हो गया तो? चुप चुप बोल। देख, मेरे पास 3 लोग हैं, धवल भाई, हार्दिक और तू, जिनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करता हूं मैं। ये अपना आंगड़िया का धंधा जो है ना, ये बाएं हाथ में क्या है दाएं हाथ को मालूम नहीं पड़ता। ऐसे अभी तू जो डिलीवरी लेके जा रहा है ना, वो पार्टी को मालूम नहीं कौन उसका माल लेके आ रहा है, कैसे आ रहा है मुंबई, समझा? चल अब निकल जल्दी, वो बाहर ऑटो खड़ा है, वो रेलवे स्टेशन छोड़ देगा तुझे। चल आता हूँ बाबूजी। जय श्री कृष्णा। संभाल के जाना। काका सूरज स्टेशन लेके चलो। हाँ ठीक से। एक काम करो, ट्रेन के लिए बहुत टाइम है, हाँ आप नवागाम लेके चलो। अच्छा ठीक से। हाँ अब रुको जरा, मैं आता हूँ। हाँ भैया सूरज स्टेशन लेना। भरोसा एक छोटा सा शब्द है, पर इस छोटे से शब्द पर पूरी जिंदगी टिकी हुई है। जब किसी का भरोसा डगमगाता है तो उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर संजय बरोत और स्वागत है आपका क्राइम पेट्रोल दस्तक में। कांति सेठ एक आंगड़िया था, उसका पूरा धंधा भरोसे पर टिका हुआ था, लेकिन नीरज की हत्या से यह साफ हो गया कि कोई उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा था, या फिर कोई और ही था जो यह खेल खेल रहा था। सर, 2 गोली मारी गई है, ऑटो वाला फरार है। हमने आसपास पूछताछ की है, लेकिन ना कोई आई विटनेस ना सीसीटीवी। और सर ये वॉलेट और ये आईडी कार्ड मिली है, नीरज नाम है सर। अरे नीरज फोन के मुंह पर तो नहीं। एक गोली कंधे पे लगी है और दूसरी गोली छाती पे। राइट सर, इसका मतलब हमला करने वाला इसे जान से ही मारना चाहता था। किसका फोन बज रहा है? चक्कर हाँ, स्पीकर पे डाल। हाँ नीरज, अरे क्या छे तू, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो, कौन बोल रहे हैं? तमें कौन? मैं सीनियर इंस्पेक्टर संजय बरोत बोल रहा हूँ। देखिए, मैं नीरज का सेठ बोल रहा हूँ। वो मेरे पास आंगड़िया में काम करता है, वो डिलीवरी के लिए लेके निकला है मुंबई के लिए। अभी किधर है वो? I'm sorry, उसका खून हो चुका है। खून? नीरज किसके साथ निकला था? वो अकेले निकला था साहब, रिक्शा लेके। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप भगवती नगर पुलिस स्टेशन आ जाइए फौरन। नीरज का किसी ने खून कर दिया। अजय सर, आगे सीसीटीवी चेक करो आप, हाँ? और जरा लोगों से पूछताछ करो, और इस ऑटो का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, उसके डिटेल्स निकालो, पता करो इसका मालिक कौन है और चलाने वाला कौन है। सर चलो पांड्या देखो आसपास। सर
नीरज नीरज छे ऐसी बात करनी चाहिए। नीरज कहाँ जा रहा था? सर वो हीरे की डिलीवरी देने जा रहा था। उसने किसी से कुछ कहा था इस बारे में? किसी को घर पे किसी से? हमें नहीं पता था साहब कि हीरा अप्पानु काम करे छे। हमें तो ऐसा ही पता था कि वो एक कुरियर कंपनी में काम कर रहा है। आज इनकी वजह से और इनके धंधे की वजह से हमारा छोकरानो जीव गया। अब चलिए वहां से, आइए। लूट और मर्डर का मामला लगता है। किस किस को पता था कि नीरज के पास हीरे हैं? बीजू तो मारा બે ખાસ આદમી છે ધવલ અને હાર્દિક અને મારી પત્ની रमा अंगाड़ियाનો बिजनेस છે वो तो उसी के नाम से चलता है तो उसको तो सब पता रहता है। और कोई नहीं। नहीं सर, हमने किसी को नहीं बताया। हमें शू काम कोई ने बताया? नहीं सर, कोई नहीं पण नहीं। हाँ साहब, इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। अब इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं? अब ये हमारा धंधा जो है वो भरोसे और ईमानदारी पे ही चलता है। ये धवल भाई हार्दिक हमारे पास बहुत सालों से काम कर रहे हैं तो इनके ऊपर तो आंख बंद करके विश्वास करते हैं। आंख बंद करके चलने से ठोकर लग सकती है, याद रखिए। आप तो आंगड़िया बिजनेस की मालकिन है, आपको तो सब पता होगा। खबर तो बधी छे साहब, पण मालकिन कहीं नहीं। ये धंधा तो मेरे बापूजी का था। कागज में नाम जरूर है, पर कितना वर्षों थी तो मेरे पति संभाल रहे ये धंधा। मैं किसी से क्या बात करूंगी? इस सिलसिले में तो मेरी किसी से मुलाकात भी नहीं होती। वो सब ठीक है, लेकिन जो कोई भी है उसने फील्डिंग बहुत अच्छी की है। आपके खिलाड़ी के बारे में उसको पूरी जानकारी थी। हम अभी निकलते हैं, लेकिन आगे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। क्या फटाफट ले आओ सब। सर, जहाँ नीरज का मर्डर हुआ था वहाँ आसपास हर जगह हमने चेक किया, लेकिन कोई सीसीटीवी लगा हुआ नहीं। अजय, बहुत प्लानिंग के साथ ये लूट और मर्डर किया गया है। किसी को अच्छी तरह से पता था कि नीरज के पास वो हीरे हैं। उसका ऑटो जब किसी सुनसान जगह पे पहुंचा तो उसे गोली मारकर वो हीरे निकाल लिए। सर, ऐसा भी तो हो सकता है इन सब में वो ऑटो वाला भी शामिल हो। करेक्ट, ढूंढो उसको, उसका मिलना बहुत ज़रूरी है। सर, अरे ऐसे पैसे का क्या मोल जो किसी की जान नहीं बचा सकता। हमें बस इसके बाद आप अंगड़िया का धंधा नहीं करेंगे। रमा शू बात करो छो? रमा, आंगड़िया मेरे लिए सिर्फ काम नहीं है, ये विरासत है। और याद है ना, तुम्हारे पिताजी ने मरते वक्त मेरे से कसम ली थी कि उनके धंधे को मैं ईमानदारी से बढ़ाऊंगा। वो बढ़ाया मैंने। अरे पर कोड़ा बाटे जाननी जोखिम कर सकता मैं। आपका एक भी बेटा इस काम को आगे नहीं बढ़ाने वाला। बेटे नहीं आने वाले तो अब हमारी शू गलती है? मैंने कोशिश की थी बड़े बेटे को धंधे में लाने की। क्या किया उसने? गपला किया, नाम खराब किया मेरा। आस्तीन का सांप निकला वो। पर હું મારા નાના દીકરાને આ ધંધામાં નહીં લાવીશ। ये धंधा मेरे नाम पे है ना, तो धीरे धीरे ये धंधा मैं धवल और हार्दिक को सौंप दूंगी। पर इस धंधे की मनुष्यत मैं इस घर में नहीं आने दूंगी। मेरे को मेरा पैसा चाहिए। मारा हीरो नु शू? अरे मेरे 25 लाख का क्या होगा? शर्म नहीं आती पन्ना लाल से पैसा मांगते हो? तुम्हारे हीरो के चक्कर में मेरा आदमी मारा गया। मेरे को मेरा पैसा चाहिए किसी भी तरह से, नहीं तो उसके बाद में जो होगा मेरी कोई जवाबदारी नहीं होगी। क्या नीरज के साथ किसी की दुश्मनी थी? कोई अफेयर? साहब ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सकता है किसी का उससे कोई झगड़ा हो गया हो और वो असल में नीरज को मारने आया हो और मारने के बाद उसे लूट की शक्ल दे दी। मेरे बच्चे के पास तो ये घर को संभालने और अपने छोटे भाई बहन को संभालने के बाद समय ही कहाँ बचता था।
बहुत जिम्मेदार बच्चा था मेरा, उसके लिए तो ये घर ही सब कुछ था। इंस्पेक्टर साहब, तुमने एक महान सौगंध से इंसाफ दिलाइए साहब, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाइए। कौन हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो? सर, जिस ऑटो में नीरज जा रहा था उसके ड्राइवर के बारे में पता चल गया है। वो अपने ही एक रिश्तेदार के घर में छुपा हुआ है। उठा के लाओ उसे। सर, रमा, तूने हीरो की डिलीवरी के बारे में किसी को कुछ बताया था? वैसे तो किसी के साथ बात नहीं की। याद करो। हाँ, इधर से हेतल आवेले घरे ने, शायद मुंह से कुछ निकल गया होगा। आज तो इतना परेशान थे, एक अर्जेंट डिलीवरी थी उनकी। श्रीनाथ जी, तो तुम शामिल थे इन सब में? हाँ? साहब, मैं काई नहीं क्यों साहब, वो तुमने साचे साचो कहूँ साहब। उस दिन एक लड़का मेरे ऑटो में बैठा, काका सूरज स्टेशन लेके चलो। लेकिन ट्रेन थोड़ा लेट था ना, तो बोला मेरे को दूसरे के घर पे जाना है, उधर मेरे को छोड़ो। एक काम करो, ट्रेन के लिए बहुत टाइम है, आप नवागाम लेके चलो। तो मैं तो उधर छोड़ा उसको, 15-20 मिनट में उसकी राह देखा। फिर वो आया, बोलता अभी मेरे को सूरत स्टेशन ले चल। भैया सूरज स्टेशन लेना। फिर हम लोग रास्ते में आ रहे थे ना, तो किसी ने उसको मार दिया। किसके घर छोड़ा था तुमने उसे? आप नीरज को जानती हैं? हाँ जी सर, बचपन से जानते हैं एक दूसरे को हम। वो कल आपसे मिलने आया था। आया था सर। उसकी बदकिस्मती थी कि मुझसे मिलकर जाने के बाद किसी ने उसकी जान ले ली। काश कि वो यहाँ ना आया होता, सीधा स्टेशन चला जाता तो बच जाता सर। वो क्यों मिलने आया था कल आपसे? सर वो मुंबई जा रहा था, मेरा मायका भी मुंबई में ही है, तो बस पूछने आया था कि घर वालों के लिए कुछ सामान लेकर जाना है या वहां से कुछ लाना है। कांति सेठ को जानती हैं आप? वो मेरे ससुर जी है, मैं उनकी बड़ी बहू हूँ। ठीक है, हम चलते हैं, कांति सेठ से मिलके आते चले। हेतलनी बात एकदम साची है साहब। नीरज अपने परिवार के साथ हेतल के पड़ोस में रहता था। उन दोनों में एकदम भाई बहन का रिश्ता था। तो आप कह रहे हैं कि हेतल का इन सब से कोई लेना देना नहीं है? नहीं साहब, ऐसा नहीं है, हो भी सकता है। कैसे? हेतल का पति मेरा बेटा कल्पेश है। आप अपने बड़े बेटे कल्पेश पर खून का इल्जाम लगा रहे हैं, कोई खास वजह? सूखी दू पापा मैं सारा कैश लेकर जा रहा था और रास्ते में मुझे गुंडे ने पकड़ लिया। मैंने बहु मारी पापा, और सारा पैसा भी लेकर गया वो। सर, मुझे तो कल्पेश की बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं था, और फिर एक दिन मैंने उसको जुआ खेलते हुए पकड़ा। पापा हाँ, पूछे झूठ बोला तुम्हारे साथ है। हाँ, आप पैसा भाड़ा मेहनत ना पैसा छे, अपना धंधा ना पैसा छे, और अपना धंधा भरोसे पे चलता है। लोगों का भरोसा तोड़ के बाप का नाम मिट्टी में मिलाना चाहता है तू। आज से तारा मारा रिश्ता खत्म। सर मैंने नहीं खबर सर, मैं मानता हूँ मेरे से एक बार गलती हुई है और उसकी सजा आज तक भुगत रहा हूँ सर, लेकिन वो साचो को इस बार मैंने कुछ नहीं किया सर। सच बोल। सर मैं सच बोल। इन मानिए देख, अगर सब सच बोले, उन्होंने कुछ नहीं किया साहब। मैं झूठ नहीं, झूठा। सर अरे तो बेहोश हो गई। सर प्लीज हॉस्पिटल ले जाओ, चल। सर इनका कोई रिश्तेदार है यहाँ पे? नहीं, फिलहाल तो अभी कोई नहीं है। वैसे हुआ क्या डॉक्टर साहब? ये माँ बनने वाली है। ठीक है, आप एक नंबर नोट कर लीजिए, 444। क्या हेतल मां बनने वाली है? भाई कपल ने मेरी सुन ली। वकील साहब, कल्पेश की जल्द से जल्द जमानत करवा दो। पैसे की चिंता मत करो, जितने लगेंगे मैं सब दूंगी। माँ, वो कल्पेश भाई बाहर खड़े हैं।
थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू मने नहीं, अपने बीवी को बोल, माँ बनने वाली है वो। अगर अपनी जिम्मेदारी का जरा भी ख्याल है ना तुझे, तो जाके पहले उसका ख्याल रखना। ठीक है माँ। सर, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने आपको नीरज मर्डर केस की डिटेल्स मेल किया है, मेल चेक कीजिए सर। इस रिपोर्ट के मुताबिक नीरज को 2 अलग अलग गन से शूट किया गया था। पहली गोली जो उसके शोल्डर पे लगी थी, एक रिवॉल्वर से शूट किया गया था, और दूसरी गोली जिससे उसकी जान गई थी वो एक .22 कैलिबर पिस्टल से निकली थी, उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज पे शूट किया गया था। यानी क्लियर है सर, लेकिन एक मामूली से अंगाड़ी या कोरियर वाले लड़के को मारने के लिए 2 गन्स का इस्तेमाल किया गया है। बात कुछ हजम नहीं हुई सर। रमा, तूने कल्पेश की जमानत करवाई? हाँ। क्यों? तुमको पता है ना वो कैसा है? खुद जो भी है, जैसा भी है, हमारा छोकरो छे। और आपने पुलिस के आगे उसका नाम लिया ही कैसे? बहुत सही किया है, लेकिन तुमने उसकी जमानत करके बहुत गलत किया। गलती मैंने नहीं, तुमने की है। छोटी सी गलती के लिए मारा डिकरा ने घर से बाहर निकाल दिया। वो जुआ खेलने के लिए मेरे बिजनेस का पैसा चुराया उसने, छोटी सी गलती है। बिजनेस तमारो नहीं, मारो छे। और अगर बच्चे गलती करते हैं ना, तो माँ बाप उसे सुधारते हैं। रमा, कल्पेश बच्चा नहीं है। तो मैं क्या करती? उसको लॉकअप में रखती, उसके बीवी को अकेला छोड़ती। क्या सेठ, क्या समझा था? अपने बाप का पैसा हजम कर जाएगा? पन्नालाल सेठ का पैसा वापस कर। ये देख, तेरी बेटी का दुपट्टा। अभी तो ये दुपट्टा उतारा है, अगर पन्नालाल सेठ का पैसा वापस नहीं दिया ना, तो अगली बार कुर्ता उतारूंगा, समझा? आंसू छे अंदर चल। उसको कहूँ छू, उसको सारे पैसे दे दो ना, झंझट खत्म हो जाएगी। आखिर अपने बेटी का सवाल है। ये पन्नालाल की धमकियों से डर के मैं अपने धंधे के उसूल नहीं बदलूंगा, कभी नहीं। क्या कर रहे हो? छोड़ो 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 मुझे। नया, तुम जरा पता करो कि हाल फिलहाल एक रिवॉल्वर और एक .22 कैलिबर पिस्टल किसने खरीदी। हो जाएगा साहब, चलता हूं। आपको क्या लगता है सर? मेरे थ्योरी के हिसाब से एक वो नौसिखिया जिसने उसके कंधे पे गोली चलाई, और दूसरा प्रोफेशनल जिसने पॉइंट ब्लैंक रेंज में उसके छाती पे गोली लगाई। लेकिन क्यों? तुम्हें क्राइम सीन याद है सर? नीरज की बॉडी, उसकी शर्ट के बटन्स किस तरह से खुले हुए थे? ऐसे कमीज के अंदर ही आंगड़ियां अपने कीमती सामान छुपाते हैं। यानी किसी को पता चल गया। लेकिन साथ ही साथ तुमको याद होगा उसका वॉलेट निकला हुआ था, किस तरह से उल्टा पड़ा हुआ था, यानी कि किसी ने उसके पॉकेट्स और वॉलेट भी टटोले थे। मतलब पहले कोई नौसिखिया और फिर प्रोफेशनल आदमी। करेक्ट। लेकिन सोचने की बात यह है कि ऐसी सीक्रेट बात एक नौसिखिया और एक प्रोफेशनल दोनों को पता चल गया। कैसे? प्लीज जाने दो, प्लीज जाने दो। चुप, बिल्कुल चुप। प्लीज जाने दो। सुगांधी सेठ, तेरे को क्या लगा मैं सिर्फ भौंकने वाला कुत्ता हूँ? अरे पन्नालाल सेठ नाम है मेरा, मैं भौंकता भी हूँ और काटता भी हूँ। अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए ना, तो ये सिर्फ ट्रेलर था, मैं तुझे पूरा पिक्चर बना के दूंगा, समझा क्या? हेलो हेलो, सुनते हो? पन्नालाल सेठ की इतनी हिम्मत, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। सामने हमारी बात, बस करो, उसे पैसे चाहिए ना, आप ही दो इन्हें पैसा। लेकिन रमा, मेरे नाम पे जो जमीन है ना, उसे बेच दो, उसको मुंह पे फेंक के आओ पैसे।
मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर और कुछ नहीं है। अक्सर लड़कियों के साथ हुए मोलेस्टेशन, छेड़खानी, यहां तक कि बलात्कार जैसे संगीन अपराध में भी लोग पुलिस तक नहीं आते। यह सरासर गलत है। अगर पुलिस को अपराध के बारे में पता नहीं चलेगा तो वो अपराधियों तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे उन्हें सजा दिलवाएंगे? कांति सेठ और रमाबेन ने भी पारुल के मोलेस्टेशन के बारे में पुलिस को नहीं बताया। उधर नीरज के मर्डर केस में किसी के खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिल रहा था। हम इन्हीं चीजों में उलझे हुए थे कि अचानक कुछ ऐसा घटा जिसने इस केस की दिशा पलट दी। सर, लाश को सबसे पहले नौकर हार्दिक और पंशुल ने देखा, फिर बहू जीना और विपुल। मैंने ही आप लोगों को फोन किया। पूरी जगह को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कुछ भी टच तक नहीं किया है। हा? मौत तो गला दबाने से हुई है। और घर पे कोई फोर्स एंट्री भी नहीं हुई सर। यानी कि जो भी आया था वो पहचान वाला था, तभी दरवाजा खोला गया था। घर में कुछ मिसिंग है? जी सर, 15 लाख रुपए। 15 लाख कैश? घर में क्या कर रहा था? जी वो बाबूजी ने किसी को डिलीवरी देने के लिए रखवाए थे। एक काम करो जी, आस पड़ोस से पता करो, किसी ने किसी को यहाँ आते हुए देखा था या नहीं? आपने कुछ सुना? जी नहीं, दोपहर में तो यहाँ पे सन्नाटा छाया रहता है। कई लोग सत्संग में चले जाते हैं और बाकी बच्चे लोग सोए रहते हैं। आपने लड़ाई झगड़ा या कोई चीखने की आवाज़ सुनी? नहीं साहब, हमने कोई आवाज़ नहीं सुनी। ठीक सर, हम दोपहर को यहाँ आए थे रमाबेन के साथ सत्संग में जाने के लिए, लेकिन दरवाज़ा लॉक था तो हमें लगा कि वो सत्संग में होगी, इसलिए हमें जता रहा। पारुल कहाँ है? बाबूजी और पारुल अहमदाबाद गए हैं। एक बात बताइए, ये हार्दिक और पंशुल पे आपको कोई संदेह है? मतलब ये दोनों भी तो मर्डर कर सकते हैं ना? नहीं नहीं साहब, आप बनने तो भरोसा ना मानसो छे। भरोसे वाला हाथ ही सबसे पहले पीठ में छुरा भोगता है। अजय, इन दोनों को थाने ले आओ और पोस्टमार्टम के बाद बॉडी सौंप दो फैमिली को। साहब, कांदी सेठ कल देर रात तक ऑफिस में ही थे। ये राहु काल शुरू होता ना इटला माटे, पर फिर आज मुंबई में 15 लाख रुपए भिजवाने थे तो पैसा लेकर सेठ घर पे चले गए, क्योंकि दुकान में नहीं रख सकते ना, और हम भी साथ में थे साहब। रमा, 15 लाख से तो कबाड़ में रख देना और तुम लोग कल दोपहर के बाद आ जाना। कल सुबह मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ डिलीवरी के लिए, तो शाम तक लौटूंगा। कल 11 से 3 बजे तक राहु काल है, तो उसके बाद आ जाना और ये कैश लेके जाना। जी बाबूजी। ठीक है बाबूजी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और फिर हम जब 2:15 बजे घर पहुंचे तो तुम दोनों के मुताबिक कांति सेठ अपनी बेटी पारू को लेकर अहमदाबाद गए डिलीवरी के लिए? हाँ, अबे ये आंगड़िया कब से अपनी बेटी को लेकर जाने लगा डिलीवरी के लिए, बताना। तकलीफ हो रही है क्या? नहीं सर, कहीं नहीं। एक मिनट खड़े हो, खड़े हो जा, बैठ। मुझे चेक करो जरा। खड़े हो जा, खड़े हो। क्या है ये? सर, ये कहाँ से है? सर कांदी सेठ ने दिया था। बाबूजी, बंदूक? खबर से मने, अपने धंधे में आज तक हमने गन वन कभी रखा नहीं था, लेकिन तुमने देखा ना नीरज के साथ क्या हो गया। सेठ ने दिया था? सच में सर? हाँ, इलीगल आर्म्स लेके घूमते हो? हो सकता है 15 लाख की लालच में रमाबेन की हत्या तुम दोनों ने की हो। नहीं सर, हमने। अजय, बंदूक जब्त करो, ठीक से पूछताछ करो। सर कुछ नहीं किया। सर डोंट वरी, मैं करवा दूंगा। ओके सर, दोनों को रात भर बहुत तोड़ा, लेकिन दोनों के दोनों एक ही रट लगाए बैठे हैं। हमने रमाबेन को नहीं मारा। सर कांति सेठ अपने घर पहुंच गया। अजय, काम करो, हार्दिक के पिस्तौल को फॉरेंसिक के पास भेजो, चेक करवाओ कि कहीं ये वही पिस्तौल तो नहीं जिससे नीरज को गोली मारी गई थी।
Can you do that? Sure. Okay. Sure. आपको किसी पे शक? नहीं सर। 15 लाख की लूट हुई है। आपको नोटों के सीरियल नंबर्स कुछ पता है? जी, ये नोट के नंबर हम लिख के रखते हैं, वो धवल भाई को पता है। सीरियल नंबर? एक मिनट सर। हाँ ये रहा, B325 थी G927। ये पैसे आपने दिए थे डिलीवरी के लिए? हाँ सर, हमने दिए। इसी सीरियल नंबर के नोट्स थे? यस सर। सीरियल नंबर कंफर्म कर लिया है, इसी नंबर के नोट्स थे। गुड। एक बात बताइए, हार्दिक को गन आपने दी थी? जी। कहाँ से मिली है गन आपको? एक आदमी है, वो सप्लाई करता है। कौन आदमी? सलाउद्दीन। सलाउद्दीन के बारे में पता करो। और इन नोटों के जो सीरियल नंबर्स हैं ये हर जगह सर्कुलेट करो। सर, आप अहमदाबाद गए थे ना डिलीवरी के लिए? अपने साथ अपनी बेटी पारुल को क्यों लेके गए थे आप? वो उसके बुआ के घर छोड़ने गया था अहमदाबाद में। कोई खास वजह? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। नहीं साहब, साहब नहीं साहब। बस इधर निकाल। वो कांति सेठ मेरा पैसा नहीं दे रहा था साहब, तो वो तो डरावा माटे थोड़ा। और उसके बाद तूने रमाबेन को मार डाला? नहीं साहब नहीं, मैंने रमाबेन को नहीं मारा साहब। नहीं मारा तूने? नहीं मारा। नहीं मारा? इसकी इतनी धुलाई करो कि इसके मन का मैल धुल जाए। बस नहीं साहब, नहीं, छोड़ दो साहब, छोड़। सर, हमने सलाउद्दीन के अड्डे पर छापा मारा, लेकिन वो फरार है। अड्डे पर कोई नहीं मिला सर। सर, रमाबेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, उसे गला दबा के मारा गया था और गला दबाने के बाद उंगलियों के निशान भी मिटा दिया गया था। सर, एक बात तो साफ है, जिस तरीके से गला दबाया गया है वो देख के तो लगता है मारने वाला कोई प्रोफेशनल नहीं था। रमाबेन नॉर्मली रोज दोपहर 12:30 बजे सत्संग के लिए जाती थी और लगभग उसी वक्त उनकी छोटी बहू जिग्ना टिफिन लेकर अपने पति की दुकान जाती थी। जी सर, मैं उस दिन भी करीब 12:30 बजे निकली थी, लेकिन मम्मी जी किसी का इंतजार कर रही थी, शायद पंशुल और हार्दिक का। तो आप पहले से जानती थी कि कोई पैसा लेने आने वाला है? नहीं सर, मने नहीं खबर। मुझे तो अभी पता चला जब ये सारी बातें सुनी। मम्मी जी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं माँ के बगैर क्या करूंगा? हर कदम पर माँ ने मेरा साथ दिया था। माँ ने मेरे लिए नया टिफिन खरीद के उसमें मेरी पसंद के छोले बना कर दिए थे। किसने सोचा था कि वो आखिरी बार। सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, अलग अलग भी। अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मोटिव एक ही है, पैसा। पहले वाले केस में भी एक किलर नॉन प्रोफेशनल था और दूसरे में भी। तुमने घर वालों को ट्रैक किया है ना? ट्रैक किया सर, लेकिन कुछ सस्पिशियस नहीं मिला, सब कुछ नॉर्मल है। सर, आपका शक सही था। हार्दिक के पास से हमें जो गन बरामद हुई थी, उसी गन से पॉइंट ब्लैंक रेंज से नीरज को मारा गया था और ये वही गोली थी जिससे नीरज की मौत हुई थी। जाके उठाकर लेकर आओ दोनों को सर। गन दोनों कांति ने दी थी ना? हाँ साहब, पर आ गन तो मैंने नीरज की हत्या के बाद खरीदी थी। सलाउद्दीन तो फरार है, पुष्टि कौन करेगा? क्यों खरीदी थी ये गन? सर, वो नीरज की हत्या के बाद वो मन में डर बैठ गया था, इसलिए। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं, लेकिन हम आप पे नजर रखेंगे। भागने की कोशिश मत कीजिएगा। जी सर। सर, इस कांति पे शक है? अजय, हमारे प्रोफेशन में शक करना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि शक ना करना गुनाह है। कई बार जिस पे हमें शक ना हो वो असली अपराधी साबित हो चुका है। सर, पन्नालाल का वकील हाईकोर्ट से बेल पेपर लेकर गया। जाने दो उसे,
लेकिन उसमें नजर रखना और कॉल रिकॉर्ड चेक करना। सर क्या भाई कल्पेश, आज तो बहुत पैसे आ गए तेरे पास। नहीं साहब। लेके चलो इसको। खबर न थी? नहीं सर। हाँ बोलो। सर हमने एक जुए के अड्डे पर छापा मारा है। यहाँ पर हमें उसी सीरीज के नोट्स मिले हैं जो कांति सेठ के घर से गायब हुए थे। सारे जुआरी पकड़े गए? यस सर। सबको उठा के ले आओ और अड्डे के मालिक को भी ले आओ। ठीक है सर। कल्पेश। सर मैंने नहीं मारा अपनी माँ को। नहीं मारा? नहीं सर। ये पैसे कहाँ से मिले? पैसे ये सीरियल नंबर चेक किए जा चुके हैं। बोल। सर ये तो वो पैसे हैं जो माँ ने हितल को दिए थे सर, और हितल ने मुझे दिए। अच्छा? हाँ सर, सच कह रहा हूँ। चलो बुलाओ, लेके आओ उसको। जी ये सच बोल रहे हैं। मैं गई थी उस दिन माँ जी के घर। अरे वाह चिकना, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कड़ी बना रही हूँ। अच्छा मम्मी जी कहाँ है? हाँ जय श्री कृष्ण मम्मी जी। હેતલ બેટા કેમ છે? सारू छू मम्मी। ને તબિયત તારી? नहीं मम्मी, एक्चुअली डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोले हैं, तो थोड़े पैसे चाहिए थे। કેટલા જોઈએ છે? 25,000। 25,000 तो नहीं है मेरे पास। एक मिनट, तू અહીંયા જ ઊભી રહે। हाँ આવું છું। 25,000। थैंक यू मम्मी जी। तेरे बापूजी ने 15 लाख रखवाए थे मेरे पास डिलीवरी के लिए, उसमें से निकाल के दे रही हूँ। पर मम्मी जी बापूजी को पता चला तो? अब मैं सत्संग जा रही हूँ ना, तो आती वक्त एटीएम से निकाल दूंगी और रख दूंगी इसमें। और वो पैसे लेके मैं वहाँ से चली गई। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं डर गई थी सर। मुझे लगा कहीं आप लोग मुझ पर और मेरे पति पर ही शक न करने लगे। झूठ बोल के तुमने हमारा शक और गहरा कर दिया है। अब मैं बताता हूँ तुमने क्या किया और कैसे किया। घर में 15 लाख कैश है, ये तुमने अपने लालची पति को बताया। फिर इसने तुम्हारे साथ मिलकर अपनी माँ की हत्या कर डाली और वो सारे पैसे हड़प लिए। नहीं सर, मैं सच बोल रही हूँ। वो पैसे मुझे माँ जी नहीं दिए थे। हमने कुछ नहीं किया है। प्लीज सर विश्वास कीजिए। सच और झूठ का तो पता चल जाएगा। जाओ जाके इनके घर की चेकिंग करो। देखो सारा पैसा जुए में खर्च कर दिया या कुछ कैश बाकी है? जाओ। सर यहाँ तो पैसे नहीं मिले सर। ठीक है तो वापस आ जाओ। हेलो सलाउद्दीन भाई, हाँ તમારું પૈસો हिसाब साफ થઈ ગયો। ठीक ए भैला पुलिस पकड़ो से। इनके सीरियल नंबर्स मैच करो कांति सेठ के घर से लूटे हुए पैसे के साथ। नहीं सर, ये अलग नंबर के नोट्स हैं। आयुषो? यस सर। डालो दोनों के अंदर, ले जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। साहब मैंने सलाउद्दीन से 25 लाख रुपए लिए थे साहब, और अगले ही हफ्ते नोटबंदी हो गई साहब, तो मेरा सारा पैसा डूब गया। और ऊपर से सलाउद्दीन ये मेरे को रोज धमकी देता था, पैसा वापस दे पैसा वापस दे। साहब मैं पैसा कहाँ से लाता साहब? साहब मैं पहले ही समझ गया था, ये सीधे सीधे मेरा पैसा तो देंगे नहीं। तो सर हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। अब पन्ना लाल ने कांति को 25 लाख के हीरे दिए थे, तो हम दोनों के बीच बात ये तय हुई कि जो हीरा लेने आएगा, डिलीवरी देने जाएगा, उसको हम मार देंगे, उसको लूट लेंगे और कांति सेठ से भी हर्जाना वसूल करेंगे। लेकिन जब तक हम नीरज को मारते उससे पहले ही वहाँ कोई और पहुँच गया और उसने उसको गोली मार दिया। और उसके बाद तुमने रमाबेन को मार डाला और 15 लाख रुपए ऐंठ लिया। नहीं, रमाबेन को हमने नहीं मारा साहब, 25 लाख रुपए तो रमाबेन ने हमको दिए थे। पन्नालाल सेठ, मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने को दी है, इन्हें बिना बताए हुए। ये इसके बानू के 25 लाख है। मेरी बेटी को और मेरे परिवार को तंग करना बंद करो अब। झूठ बोल रहे हो तुम लोग, और पैसे के लालच में तुमने रमाबेन को मार डाला। नती सर नती। चलो, नीरज की खून की गुत्थी तो सुलझ चुकी थी, लेकिन रमाबेन के मर्डर की गुत्थी को हम जितना सुलझाने की कोशिश करते वो उतनी उलझती जा रही थी। हम एक डेड एंड पर पहुंच चुके थे, पर इतना तो पक्का था कि इन सब में कोई और भी शामिल था जिसने नीरज पर भी पहली गोली चलाई थी। मुझे यकीन था कि उसी ने रमाबेन की भी हत्या की।
साहब आजा, बड़ी देर कर दी आने में। अब साहब अच्छे काम में वक्त तो लगता ही है ना। कुछ पता चला? हाँ साहब, जिन गन से नीरज पर गोलियां चलाई गई थी ना, उनमें से एक गन तो सलाउद्दीन के आदमी ने खरीदी थी। और दूसरी गन। सर ये सब कुछ थोड़ा अजीब नहीं लगता आपको? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो, कांति सेठ के बयान के मुताबिक वो वारदात से पहले वाली रात अपनी बेटी पारुल के साथ अहमदाबाद गए थे डिलीवरी के लिए, और पारुल को अपने रिश्तेदार के घर छोड़ने के लिए। उनके जाने से पहले हार्दिक और पंशुल कांति सेठ के घर आए, डिलीवरी के 15 लाख रखवा लिए। अगले दिन 3 बजे के बाद हार्दिक और पंशुल आने वाले थे वही 15 लाख उठाने के लिए, लेकिन उनके आने से पहले रमाबेन की मौत हो चुकी। और इस बीच हेतल घर में आती है और रमाबेन से पैसे मांगती है। हाँ सर, और उस वक्त जिग्ना अपने किचन में कड़ी और चावल बना रही थी अपने पति की टिफिन के लिए। रमाबेन 15 लाख के बैग से 25,000 रुपए निकालती है और हेतल को देती है। और 2:15 बजे हार्दिक और पंशुल घर पर आए और रमा को मरा हुआ पाया। सर, इस केस में कुछ तो खटक रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस पहेली में कोई तो कड़ी मिसिंग है। कड़ी नहीं, कड़ी मिसिंग है। दोनों बयान पढ़ो। माँ ने मेरे लिए नया टिफिन खरीद के उसमें मेरी पसंद के छोले बना कर दिए थे। मैं गई थी उस दिन माँ जी के घर। अरे वाह चिकना, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कड़ी बना रही हूँ। अपने आप सब कुछ उगलोगे या पुलिस वाला तरीका अपनाएं? मम्मी जी हर दोपहर को सत्संग के लिए चली जाती थी, तो विपुल को लंच देके जब मैं वापस घर आती थी तो कमलेश को भी बुला लेती थी। हम एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, भागना चाहते थे एक साथ, पर हमें पैसे चाहिए थे। मैंने मम्मी जी को बाबूजी के साथ हीरो की डिलीवरी के बारे में बात करते सुन लिया था। मैंने कमलेश को बताया। और सर, मैंने प्लान बनाया। मैं उस आदमी को बीच रास्ते में लूट लूंगा। उसके लिए मैंने एक बंदूक का भी तामझाम किया था। और रमाबेन को क्यों मारा? मैंने कुछ नहीं किया सर, कसम से। मैं जानती थी कि घर में कुछ कैश है। तेरे बापूजी ने 15 लाख रखे थे मेरे पास डिलीवरी के लिए। जैसे ही मम्मी जी सत्संग के लिए निकले, मैंने कमलेश को फोन किया। हम लोग कैश लेके निकलने ही वाले थे कि मम्मी जी वापस आ गए। मम्मी, क्या चल रहा है सब? मम्मी जी, तुम दोनों ने पैसे चोरी किए? इसका मतलब उस दिन तुमने मेरी सारी बातें सुन ली थी ना? नीरज डिलीवरी लेने जवानों से। मम्मी जी, तुम दोनों ने मिलकर नीरज को मार डाला। तुम दोनों ने हीरे चोरी ली? अभी पुलिस को फोन कर दियो। मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं। बस, सब देख लिया मैंने। इतना बड़ा धोखा छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। बेन, जय श्री कृष्ण रमा बेन। क्या सत्संग में नहीं चलना है? बेन, उसे माफ कर दीजिए, उसने कुछ नहीं किया बेन। अरे इसी ने सब कुछ किया है। बच्चा लाने तुम्हारी लड़की। उसे कड़ी से कड़ी सजा दो। हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। जिग्ना, तुम अभी घर पे मत आना। तुम बाहर से टिफिन लेके विपुल के पास चली जाओ ताकि तुम पर किसी को शक ना हो। बेटी के करतूतों पर पर्दा डालने के लिए आप लोगों ने एक मासूम औरत को मार डाला। जिग्ना के माता पिता को रमाबेन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उन्हें सजा भी मिली। कांति सेठ की जिंदगी और बिजनेस में बस एक ही उसूल था, भरोसा, लेकिन दोनों ही जगह उन्हें सिर्फ धोखा ही मिला। पन्नालाल ने सलाउद्दीन के साथ मिलकर नीरज की हत्या की और कांति सेठ को बिजनेस में धोखा दिया। वहीं जिग्ना की वजह से रमाबेन की जान चली गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या कांति सेठ और रमाबेन को इस बात की जरा भी दस्तक नहीं मिली? मैं सीनियर इंस्पेक्टर संजय बरोत आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं बल्कि बचाना है। जय हिंद।